नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। कई शिक्षण संस्थान, चाहे निजी हो या सरकारी हो, या सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है नशा मुक्ति को लेकर के। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस दिशा में संलग्न हैं। इनसे दूर करने के लिए शिक्षण संस्थान को और खासकर परिजन को कितना आगे आना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई बार देखने को मिलता है कि अगर बच्चा गलत दिशा में है तो शिक्षण संस्थान घर पे सूचना तो देते हैं, लेकिन परिजन आकर के कहते नहीं नहीं, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता बिना इसकी पुष्टि किए। तो कितना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को परखें, उन्हें समझाएं कि गलत दिशा है, इसके परिणाम नकारात्मक होंगे। परिजन को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, इसके 2 से 3 कदम होते हैं इस स्तर पे जाने के लिए। पहला स्तर आपके घर से शुरू होता है, लेकिन जहां बैठे हो, सुल्तानपुरी स्लम एरिया है, यहाँ देखते हैं कि नशाखोरी बहुत बहुत ज्यादा है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप घर पे भी नहीं ध्यान दे पा रहे, तो आपको बच्चों को ऐसी संस्थान ज्वाइन कराने चाहिए जहां उनकी संस्कृति से संबंधित कार्य किए जा रहे हो, उनके व्यवहार में तब्दीलियां आएंगी। और वो संस्थाएं कौन सी है, हालांकि पता नहीं मैं कहां तक कौन इस बात से सहमत होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं एक संस्था ऐसी है आरएसएस, जो बच्चों के चरित्र का निर्माण करती है। वो आरएसएस को तो वो पार्टी से जोड़ के रख देंगे। अरे भाई, कोई पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। आपको अपने बच्चे का चरित्र का निर्माण करना है ना, अरे वोट आपको जहां भी दिलवाना है दिलवा देना ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बच्चा ही चरित्रवान नहीं बनेगा तो आप करोगे क्या? तो चरित्र का निर्माण के लिए आप आरएसएस ज्वाइन कराइए, या स्कूल में ही ऐसी एक्टिविटी हो। स्कूल में ऐसी एक्टिविटी ना हो तो फिर आरएसएस है। मैं तो इस बात का खास ध्यान रखता हूँ कि कुछ एक्टिविटी हमने करवा रखी है ऐसी कि चरित्र का निर्माण करें। अभी काम भी हो रहा है इस चीज पे, लेकिन तब्दीलियां एकदम से नहीं आती है, आराम आराम से आती है। और होता क्या कि जैसे बच्चा चेंज होना शुरू हुआ थोड़ा सा, तो बच्चे का नाम कटवा लिया गया। फिर भाई हम क्या करें? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कोई बाहर जो संस्था है, आपके अच्छे अच्छे टेम्पल्स है, उनमें संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, ये बात चलते चलते कहाँ चली गई, मैं संस्कृत पे आ गया। संस्कृत पे मैं क्यों आया? क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके आपके ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं, और जब ब्रेन सेल्स डेवलप होंगे तो चरित्र का निर्माण अपने आप होगा। सर, आपने संस्कृत और संस्कृति की बात की, और एक विषय ना रखूं तो खालीपन सा लगेगा। आप योग शिक्षक भी हैं, यौगिक चीजों में पारंगत है। छात्र जीवन में खासकर योग की महत्वता बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं योग की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी स्मरण शक्ति को बहुत मजबूत करता है, धैर्यवान बनाता है और शिक्षा ग्रहण करने में सार्थक होता है। योग को शिक्षा से जोड़ करके हम कैसे कुछ सार्थक बना सकते हैं? देखिए गणेश भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप करा आपने, क्योंकि जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं होगा ना, तो मन तो ठीक हो ही नहीं सकता। ना तन ना मन, कुछ ठीक नहीं होगा। जब बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त एक बहुत कोई विषय ये छोटा नहीं है। इसको अगर जो मैं अध्यात्म की नजर से देख रहा हूँ, सनातन की नजर से देख रहा हूँ, तो हम इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और यदि आप एक वेस्टर्न उसे देखना चाह रहे हो, साइंटिफिकली उसे देखना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा कॉस्मिक एनर्जी। और वो जो कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्म मुहूर्त में ही आती है। और यदि जब बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में समय से उठेगा तो उसका मेलाटोनिन इफेक्ट होगा, जो कि दिमाग के ब्रेन सेल्स को बढ़ाने में बड़ा कामयाब होता है। तो जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, अच्छा एक विषय हो रहा है, जब भी कोई भी बच्चा हो बड़ा हो, वो देर तक सोता है, वो 8-9 बजे जो ना वॉशरूम जाता है, तो उसकी गट हेल्थ खराब हो जाती है। 8 या 9 बजे के बाद जब भी बच्चा या बड़ा वॉशरूम जाएगा, उसकी गट हेल्थ खराब होनी ही होनी है। मैं योग से हूं तो मैं बता दूं आपका, पित्त और उसका जो है ना कफ तभी बढ़ जाएगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा। तो जब तक बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा,
तब तक उसकी गट हेल्थ ठीक नहीं होगी। गट हेल्थ मीन्स आप समझ रहे होगे पेट से संबंधित बीमारी, और पेट का सीधा जो आपका कनेक्शन हो सीधा दिमाग से है, दिमाग से। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं हर एक अभिभावकन को, ये नहीं कि मैं एमडी स्कूल के जो अभिभावकन उन्हीं को कह रहा हूं, नहीं, पूरे भारतवर्ष के जो अभिभावकगण हैं मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठवाए और बच्चों को रात को जल्दी सुलाए। जब जल्दी सुलाएंगे तो जल्दी उठेगा। और दूसरी बात, जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करें। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से छुड़वा दो, क्योंकि ये मैं कुरीति बोलता हूं इसे अभी, क्योंकि बच्चों के डीएनए में आ चुका है ये। और वो कैसे आ गया है, आप बच्चे को बोलो बर्गर नहीं खाना, उसको तो क्राइविंग होनी शुरू हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहता चलो मत खिलाओ, वैसे मैं तो खाता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यदि बच्चों को खिलाना है तो मनसी ने मन खिला देगा, कम से कम उसकी गट हेल्थ का तो ध्यान रहेगा। जितना ज्यादा बाहर, और सिर्फ जंक फूड के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, जितना भी आपका शादियों का खाना है, जितना भी आपका 5 स्टार होटल का खाना है, इनको अवॉइड करो, क्योंकि इनमें सब में रिफाइंड ऑयल होता है। यदि आप रिफाइंड ऑयल खाओगे तो गट हेल्थ खराब होगी। यानी कहीं ना कहीं इनके बनाने के जो तौर तरीके हैं वो अलग है, वो हमारे शरीर को सूट नहीं करता। बिल्कुल। देखिए, मैं अगर जो अभी आपसे पूछूं कि गणेश जी आपने जो है ना, आपके दादा ने या परदादा ने कितना रिफाइंड ऑयल खाया, तो आपके पास क्या जवाब होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं ना। तो वही संस्कृति पे हमारे को जानने की जरूरत है, वही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए जो हमारे दादा परदादा की होती थी। दिन जागने के लिए बना है, रात सोने के लिए बनी है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, रात को हमें सोना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग हमें जागना चाहिए। बड़ी अच्छी सार्थक बात बताई सर आपने स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य जीवन में विद्यार्थी को योग से किस प्रकार से सामंजस्य बिठाना चाहिए, उसके परिणाम क्या होंगे, वो आपने बताया। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँ, माफी चाहता हूँ, एक मुख्य बात रह गई थी। यदि हर एक बच्चा भोजन मंत्र, जिसको हर एक बच्चे को भोजन मंत्र आना चाहिए, और यदि वो भोजन मंत्र का उपयोग करता है खाने से पहले, तो उसमें खाने में जो वाइब्रेशन जो जाती है वो अच्छा होता है। तो शुद्ध खाए, भोजन मंत्र के साथ खाए। सर पौराणिक समय से ही प्रचलित है कि विद्यार्थियों के अंदर 5 लक्षण होना चाहिए, काकचेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा अल्प भोजनम कुकुट निद्रा। इसको कितने बच्चे आजकल फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा इसको फॉलो न करने से वो दिशाहीन हो रहे हैं, पटरी से उतर गए हैं? देखिए गणेश भाई, जो अभी अल्प भोजन आपने कहा, अल्पाहारी जिसको मैं कहूंगा, हमारे योग में भी बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा आपको 2 समय भोजन करना चाहिए। उसके बाद आता है बहुत अच्छा वाला 1 समय। 3 समय वाले को अच्छा नहीं माना जाता, और 4 वाले को तो ये बोला जाता है कि ये भाई तो बस सब बीमार है। ये ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। यानी कि जितना ज्यादा समय भोजन का होगा उतना ही नुकसानदेह। यही है, 100% यही है। तो भोजन कम से कम करे। और पहले क्या होता था, सबसे बड़ी विडंबना तो आज की डेट में ये आ गई है गिरीश भाई जी, कि बच्चा हमारे पास आता है कि सर पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं उससे पूछता हूँ बेटा क्या खा के आए थे? बड़ा तपक से होता है, चाय पराठा, मैगी। ये चाय का चलन है, ये कोई हमारा ना थोड़ी है, ये तो भाई अंग्रेजों के समय से आया था, उससे पहले कोई चाय थी नहीं। अब जो चीज आपकी बात, जो बीमारी है, जो जिसमें कैफीन है, जिसमें टेनिन है, वो बच्चों को दे रहे हो, एक अल्पायु में दे रहे हो, तो क्या होगा? तो गट हेल्थ तो खराब होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं चाय, कॉफी, मैगी, इन बच्चों को बिल्कुल दूर रख, बच्चों को इनसे बिल्कुल दूर रखें। घर में होनी भी नहीं चाहिए। मैं अभी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो बड़ा मुस्कुराएंगे, हंसेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हैं। ये मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे घर में आज भी चल के देख लो, मैगी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।